लिखना इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट और इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया। सेकेंड, इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया। पहला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बहुत स्टार्टिंग में बेटा, बहुत स्टार्टिंग में, जहाँ से इतनी देर तक चल रहा था, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सारी चीजें पढ़ी। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। मतलब जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगी उतना ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर द क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। डन। तीसरा पॉइंट, मैं एक एग्जांपल दूं इसका सरफेस एरिया का और अच्छे समझ आ जाएगा। जैसे लकड़ी है, वुडन की लकड़ी है, लॉग है, वो जलने में बहुत टाइम लगाता है, लेकिन उसके छोटे छोटे स्मॉल पीसेस करो तो जल्दी जल जाएगा। तो क्या हुआ, आपने स्मॉल पीसेस बढ़ाने से क्या किया, उसके रेट ऑफ बर्निंग बढ़ गई ना, मतलब स्पीड तेजी से बढ़ गया ना, जो मतलब कई घंटों में जल रहा था तो 1 घंटे में जल के क्या हो गया, खत्म। तो वो होता वही सरफेस एरिया। दूसरा, तीसरा है बेटा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट increases the rate of reaction. Catalyst increases the rate of reaction. Catalyst increases the क्या होगा, rate of reaction. कैसे, by decreasing एक्टिवेशन एनर्जी, बाय डिक्रीजिंग द क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी बताएंगे आपको, ठीक है ना। जरा समझिए इस एक्टिवेशन को, समझिए, बातें नहीं बेटा। एक्टिवेशन एनर्जी को मतलब समझिए ऐसे कि जैसे स्कूल में लॉन्ग जंप हो रही है और उसके लिए क्वालिफाइंग रेंज जो बताया गया आपको 6 मीटर बताया गया, कि जो 6 मीटर क्वालिफाई करेगा, जो 6 मीटर लॉन्ग जंप करेगा वही क्वालिफाई होगा। तो एक लिमिट लग गई ना, क्या लग गई है, लिमिट। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या कर पाएंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अब क्या कर दिया, अब उसी को लिमिट को घटा के हमने 3 मीटर कर दिया। यहाँ पे जो लिमिट है वो रिएक्शन में क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, एक लिमिट है। अगर उस लिमिट को घटा के क्या कर दिया, कम कर दिया, 3 मीटर कर दिया, तो आई थिंक नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी इंक्रीजेस, हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। उनके नंबर जो क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और सिंपल बात है। वैसे किसी रिएक्शन की अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो बहुत सारे रिएक्टेंट्स किस में चेंज जाएंगे, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। किस में चेंज जाएंगे, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। बहुत सारे रिएक्टेंट्स किस में चेंज जाएंगे, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। राइट, आई बात समझ नहीं आई, तो ये ध्यान रखिए। कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। आई बात सुने, कैसे इसको ग्राफिकली समझते हैं, इसको क्या समझते हैं, ग्राफिकली समझते हैं। अभी ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये क्या है आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट।
ये रहने इस पे नहीं लगूंगा कुछ। ये बेटा रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट, ग्राफ भी बना लीजिए। रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट, और ये क्या है? रिएक्शन विद कैटलिस्ट। अगर इस ग्राफ को देखो बेटा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या होता है पता है? पाथ ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? पाथ ऑफ द रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट चेंज होगा किसमें? प्रोडक्ट में। अगर यहीं से लाइन खींच ले तो ये वाला जो इधर रिएक्टेंट, इधर क्या होगा? प्रोडक्ट होगा ना। प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है? कम है। और इधर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा हो गई। कैसे? रिएक्शन विद कैटलिस्ट, देख रहे हो ना? यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी घट गई, क्या हो गई? एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ तक, यहाँ बन रहा है क्या? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ बहुत ज्यादा थी, अभी क्या होगा? घट गया। घट गया तो देखो ये वाला एरिया, देखो ये वाला, हम इसको ड्रॉ कर लें। एफ ए बी सी डी ई, ये देखो ए बी सी डी बड़ा है या ए ई सी डी बड़ा है? ए बी सी डी बड़ा है ना। क्यों? तो ए बी सी डी बड़ा है तो क्या होगा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है। आएगी ना बात? सुनिए क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो गया ना। प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा हो गई ना। चलो अब एक काम करो, आप एक क्वेश्चन यहाँ लिख लो बस। इस पर जो आएगा, हाउ इज द रेट, हाउ इज द कैटलिस्ट affect the rate of reaction? How is the catalyst affect the rate of reaction? How is the catalyst affect the rate of reaction? कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है? आंसर क्या लिखेंगे आप? बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। कैसे? बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ बेटा फोर्थ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ क्या होगा बेटा? टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of reaction directly proportional to concentration of reactant. Rate of reaction directly proportional to क्या होगा? concentration of reactant और reactant directly proportional to the temperature. Sorry, directly proportional to the क्या होगा? temperature. दूसरा पॉइंट, एक्सपेरिमेंटली बातें नहीं बेटा, एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट experimentally it is observed that every 10 degrees Celsius rise in temperature, rise in क्या होगा?
टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल, बिकम्स डबल। लगभग आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल हो जाता है। और इसी को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू द K 35 upon K 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, the ratio of rate constant at 35 degree Celsius and 25 degree Celsius is known as temperature coefficient. उसे क्या बोलते हैं, द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट 35 डिग्री सेल्सियस एंड 20। अच्छा, इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन, टेम्परेचर जो कोफिशिएंट होगा ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट lies between 2 to 3 times, 2 से 3 के बीच में, 2 से 2 to 3, 2 से ऐसे। नेक्स्ट है, ध्यान समझना इसको, आज इसके पूरे टॉपिक को कवर कर लेते हैं, ठीक है ना, और कोशिश करते हैं कि कल ये चैप्टर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। न्यूमेरिकल होना है, लिखना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on the rate of reaction, effect of temperature on the rate of reaction, quantitatively explained by Arrhenius। कौन एक्सप्लेन करता है, आर्हेनियस एक्सप्लेन करता है। क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन बाय क्या होगा, आर्हेनियस ना। आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दिया, ये माइनस आर टी, ये पहला इक्वेशन है, न्यूमेरिकल में भी यूज होता है, ये आर्हेनियस इक्वेशन, हाँ के आर्हेनियस इक्वेशन, ए है कैपिटल ए, आर्हेनियस इक्वेशन है। देखो ये टेम्परेचर बढ़ने से रेट कांस्टेंट चेंज होगा, फिर रेट कांस्टेंट से मेजर किया गया, जितना ज़्यादा रेट कांस्टेंट होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये होता है। के क्या है यहाँ पे, के है आपका रेट कांस्टेंट जो आप निकाला करते हैं, ठीक है ना। ए क्या है, आर्हेनियस पैरामीटर, आर्हेनियस पैरामीटर, या इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसे क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर,
ये क्या है, ई क्या है, ई एक्सपोनेंट है, मैथमेटिकल टर्म्स होता है ना, एक्सपोनेंट होता है। ये क्या है, ये है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। टी क्या है, टेम्परेचर है। यहाँ एक रिलेशन दिया गया है रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का, मतलब टेम्परेचर चेंज करें रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये मिटा दो इधर वाला सर एक लास्ट नोट कर लो फिर अपना। सुनो बेटा, यहाँ हेडिंग डालो एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में पूछा गया है। डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू form activated complex, the amount of energy required to form activated complex is known as activation energy, is known as activation energy। यहां पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे क्या है बेटा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। यहां पे दो ग्राफ एक साथ ही बना लेते हैं, आप ऊपर नीचे बना लेंगे चाहे तो। ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, यहां पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। यहां भी एक ग्राफ है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ध्यान समझिए, ये रिएक्शन है किसके लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ये ग्राफ किसके लिए, एक्सोथर्मिक के लिए। क्यों ऐसा लग रहा है आपको, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी, यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, इसका मतलब एनर्जी लिबरेट हुई है, निकली है ना भाई। ये प्रोडक्ट नीचे आया ना ग्राफ में, ये एनर्जी, रिएक्टेंट ऊपर है अभी, प्रोडक्ट नीचे, इसका मतलब प्रोडक्ट एनर्जी कम है किससे, रिएक्टेंट। और यहाँ पे प्रोडक्ट कहाँ है, ऊपर है, रिएक्टेंट नीचे, इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या हुई है, ज़्यादा। अच्छा, ये है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड, ये जो लाइन है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। रिएक्टेंट को चाहिए होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये यहाँ पे ये एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या है बेटा, रिएक्टेंट की एनर्जी है, और एक किसकी एनर्जी है, प्रोडक्ट। यहाँ पे किसकी एनर्जी है, प्रोडक्ट की। यहाँ पे
किसकी एनर्जी होगी? रिएक्टेंट। यहाँ पे बताओ चेंज इन एनर्जी क्या होगी, जरा बताओ। पॉजिटिव होगी। क्या होगी? पॉजिटिव। यहाँ पे चेंज इन एनर्जी क्या होगी, जरा बताओ। नेगेटिव होगी। एक्सोथर्मिक है ना, तो डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होगा। आप निकाले देखो ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, चेंज कैसे निकालते ना, प्रोडक्ट की कम है रिएक्टेंट से तो क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। और यहाँ पे प्रोडक्ट की ज़्यादा किससे रिएक्टेंट से, तो क्या आ जाएगा? HP माइनस HR, तो क्या होगा? पॉजिटिव आ गया। ये एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट नहीं, इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, यही एक्टिवेशन एनर्जी था। इसको ऐसे समझिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। मान लीजिए H2 प्लस I2 रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं? HI बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? HI। कैसे बना रहे हैं? जैसे ये H है, H प्लस क्या है, ये I है, और क्या है? I। क्या हुआ? पहले इंटरमीडिएट में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंटरमीडिएट। मतलब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलने से पहले इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनाता है? इंटरमीडिएट। तो देखो H और I, इनके बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गए, तभी तो बन पाएगा। जब बॉन्ड टूटेगा तभी तो बनेगा H। I के बॉन्ड टूटने शुरू हो गए, HS के बॉन्ड टूटने शुरू हो गए, तो नए बनेंगे भी, तो यहाँ बनने भी शुरू हो गए। इसी को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? और इधर क्या होगा बेटा? इधर क्या हो गया? अभी बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड नए बन गए पूरे, प्लस क्या बन गया बताओ? HI। ये पूरा बन गया है, पूरा टूट गया ना, HI बन गया। यही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। यही क्या है? चलो बेटा लेट्स स्टार्ट, आगे करते हैं। मैक्सवेल भी बताने लगे, कहते तो हम भी बताएंगे तो टेम्परेचर से कैसे होता काम। मैक्सवेल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उन्होंने भी टेम्परेचर इफेक्ट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बताने की कोशिश करी काफी है। उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया किसी बीच में, NE/NT, और किसके बीच में? काइनेटिक एनर्जी के बीच में। किसके बीच में? काइनेटिक एनर्जी के बीच में। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, दूसरा बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी E, NT, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसको क्या बोल देंगे? NE/NT को टोटल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। थोड़ा सा मैं बता रहा हूं तो अभी बता ही देता हूं क्या होता है। NE/NT क्या हो गया? E माइनस क्या होता है? किसके इक्वल होता है? E/RT। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल किसके इक्वल होता है? E माइनस E/RT। ये जो मैक्सवेल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में,
इसको अपनी क्लास से रिलेट करिए। कैसे क्लास से रिलेट करें? देखिए, बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो है। देखिए, ये काइनेटिक एनर्जी इधर बढ़ रही है, इधर क्या होगी? लो होगी, और इधर क्या होगी? हाई होगी, बीच में क्या होगी? मीडियम होगी, एवरेज होगी। एवरेज होगी कि नहीं होगी? बीच में क्या होगी? एवरेज। ये जो है यहाँ पे जो लाइन है, ये बता रही है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बता रही है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। इसकी इधर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, इसकी इधर काइनेटिक एनर्जी क्या है? बढ़ती जा रही है। मैंने कहा इसको अपने क्लास से रिलेट करिए। जिसे आपकी क्लास में लो स्कोरर्स के नंबर क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं, फेल होने वाले बहुत कम हैं, और हाईएस्ट स्कोरर भी बहुत कम है, 90 प्लस लाने वाले भी बहुत कम है। लेकिन एवरेज मार्क्स लाने वाले क्या है? बहुत ज़्यादा है। मतलब जैसे सपोज किसी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, उसमें से मान लीजिए 5 से 10 स्टूडेंट फेल हो रहे होंगे, मान लीजिए 5 से 6 स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे? 5 से 10 स्टूडेंट मान लो 90 प्लस स्कोर कर रहे होंगे। अब 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एवरेज स्कोरर है। क्या है? वो पास हो रहे हैं और 90% है नहीं उनके बीच में। तो वैसे बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? बहुत कम है। और बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? बहुत कम है। लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब 30/40 क्लास में जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? एवरेज। क्या है? एवरेज। ठीक है ना। अब क्या करते हैं? अब ये काम करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा दें। इसी ग्राफ में बनाना, आप दोबारा बना देना, आप उसमें मत बनाना, आप दोबारा से ग्राफ बना लेना, मैं इसी में बना देता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए अब हम अलग अलग टेम्परेचर को समझते हैं। हमने कहा ना, हम ये तो पढ़ रहे हैं ना, टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। मैक्सुअली अब टेम्परेचर अलग करके देखते हैं। अभी ये बता रहे थे क्या हुआ चेंजेस। ये था T केल्विन पर टेम्परेचर, किस पर था? T केल्विन पर। अब मैक्सुअल ने क्या किया? उस सिस्टम का टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ा दिया, 10 केल्विन बढ़ा दिया। क्या कर दिया? उस सिस्टम का टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया? 10 केल्विन बढ़ा दिया। ये ग्राफ जानते हो किसमें? T प्लस 10 केल्विन। क्या देख रहे हैं आप? मुझे एक चीज बताइए, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैव हाई काइनेटिक एनर्जी एट T plus 10 Kelvin temperature is greater than as compared to the क्या? T Kelvin temperature। ग्राफ तो ये शो कर रहा है। ये वाला ग्राफ किस पर था? T Kelvin पर था। आपको दोबारा लगाना। और ये वाला ग्राफ किस पर है? यहाँ इसका एरिया बढ़ गया ना हाई काइनेटिक एनर्जी वालों का। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैव हाई काइनेटिक एनर्जी increases with increasing temperature, hence rate of reaction क्या होगा? increases। फ्रैक्शन ऑफ, आप दूसरा बना लेना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है हाई काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या लिखा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैव हाई काइनेटिक एनर्जी एट T plus 10 Kelvin is greater than T Kelvin temperature. Hence rate of reaction increases. Reaction क्या होगा? Increases with increasing temperature.
टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ा। नोट करो जल्दी से।